अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी और आज का दिन अवैस सलीम के नाम। अवैस साहब आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। अवैस साहब पाकिस्तान के अंदर तो हर घंटे पे खबर चेंज होती रहती है और सियासी जो थर्मामीटर है वो हमेशा हाई पे रहता है। लेकिन दुनिया में एक और अफ़सोसनाक खबर अभी आपने सुनी होगी तुर्की, शाम वग़ैरह में जो ज़िलज़िला आया है उसकी तो क्या कहेंगे इस पे आपके पास क्या खबर है इसकी नई ताज़ा? ये यकीनन जो है वो एक अफ़सोसनाक वाक़या है दुनिया में कहीं भी हो, और तुर्की तो वैसे ही हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, उनके साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। हमारे हर इस तरह के सानहे में, इमरजेंसी में वो हमारी मदद करते हैं। जब हमारे यहाँ 2005 में ज़लज़ला आया था तो तुर्की ने बहुत मदद की थी, बल्कि सैलाब के ज़माने में भी आपको याद होगा कि वो खुद आए थे, उन्होंने यहाँ पर आकर जो है अस्पताल भी सेटअप किया था, इमदाद भी दी थी। अब उनके यहाँ जो है वो इस तरह की सूरत-ए-हाल है। अभी मैं देख रहा था कि कुछ देर पहले तक कोई 3000 के करीब जो हैं वो अमवात इसमें हो चुकी थी, और डब्ल्यूएचओ जो है ख़ास तौर पर आलमी इदारा सेहत, वो ये वार्न कर रहे हैं कि अमवात की तादाद कोई 8-10 गुना ज़्यादा हो सकती है। इतना बड़ा ये मैग्नीट्यूड है इस जो ज़लज़ला है इसका, और फिर उसी के हिसाब से ज़ाहिर है कि आपको रेस्क्यू और रिकवरी एफर्ट की ज़रूरत भी पड़ती है। अब पाकिस्तान ने भी इस हवाले से जो है वो डॉक्टरों की एक टीम, पैरामेडिक्स की टीम और कुछ इमदाद भेजने का ऐलान किया है। शहबाज शरीफ साहब खुद भी वहाँ जाने का इरादा रखते हैं, एक जज़्बा खैर-सगाली ज़ाहिर करने के लिए। पूरी दुनिया का इस वक़्त ये मरकज़ निगाह बना हुआ है, और तुर्की की एक ज़ाहिर है कि एक यूनिक हैसियत है कि वो एशिया के अंदर भी है और उसका हिस्सा कुछ यूरोप के अंदर भी है। तो ज़ाहिर है कि इस तरह का सानिया दुनिया में कहीं भी हो तो वो दुनिया ना सिर्फ़ उसको डिस्कस करती है, बल्कि आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में तुर्की के लिए इमदाद और जो रिलीफ का सिलसिला है, वो पूरी दुनिया से आना शुरू होगा। इसको जैसे डब्ल्यूएचओ की मैंने आपको बताया कि वो इसको मॉनिटर कर रहे हैं, मुझे यकीन है कि अक़वाम मुत्तहिदा भी इसमें इन्वॉल्व होगी। लेकिन जितना बड़ा ये सानहा लग रहा है, इसकी रिकवरी, रिलीफ और फिर रिहैबिलिटेशन होते-होते जो है, मुझे लगता है कि कई साल लग जाएँगे। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। नाज़रीन अब पाकिस्तान की तरफ चलते हैं। हालिया वाक़यात में जो है केपीके में जिस तरह सिक्योरिटी के ऊपर सवालात उठे हैं, उसी तरह असद कैसर साहब ने बताया कि हमारे दौर में जो है इस तरह के वाक़यात नहीं होते। तलत हुसैन ने एक ट्वीट की और उसके बाद इस पूरे किस्से को जो जो वहाँ पे वाक़यात हुए हैं हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। वैसे आप ये बताएँ कि ये जो केपीके को एकदम जन्नत बना के रखा हुआ था, उसका पोल जो है वो खुल गया है और अब नज़र आना शुरू हो गया है कि केपीके में क्या हो रहा था पिछले 10 साल से या 13 साल से। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बड़ा अजीब तर्ज़-ए-अमल है पीटीआई के लोगों की तरफ से कि जब पाकिस्तान के हालात की बात होती है, किसी खराबी की बात होती है, तो वो कहते हैं कि जी आप इनका सवाल उनसे जाके करें, जो 30 साल तक इक़्तिदार में रहे हैं। तो अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पीटीआई की तकरीबन 10 साल तक हुकूमत रही है। 2 मुसलसल अदवार जो हैं, वो उन्होंने वहाँ पर गुज़ारे हैं। वो वहाँ पर ये क्लेम करते रहे हैं कि जी हमने बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट पुलिस को बना दिया था। लेकिन उसके बावजूद अब जब पुलिस की या सिक्योरिटी की नाकामी की बात होती है, तो वो हाथ खड़े कर देते हैं और वो कहते हैं कि जी हमारा तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, या हमारी हुकूमत के दौरान नहीं हुआ। यानी आपने इतना अच्छा कर दिया था वहाँ के सिक्योरिटी निज़ाम को और पुलिस को कि आपके जाते ही सारा कुछ जो है वो धड़ाम से नीचे गिर गया। दूसरी बात ये है कि अगर आप इन स्टेटमेंट से आगे जाके, जैसे आपने तलत हुसैन के ट्वीट की बात की, अगर आप डेटा को देखें, मैं खुद कुछ डेटा देख रहा था, इमरान खान के अपने दौरे हुकूमत में ये सूरत-ए-हाल थी कि जैसे ही तालिबान इक़्तिदार में आए अफ़गानिस्तान के अंदर, तो उसके जब इमरान खान साहब दुनिया के अंदर उनके वकील बन रहे थे और ये बता रहे थे अपनी तकरीरों में कि जी उन्होंने गुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी हैं और उनको सपोर्ट किया जाना चाहिए, तो दूसरी तरफ उनके आते ही इक़्तिदार में अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान में जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज़्म है, उन वाक़यात में इज़ाफ़ा हो गया था।
2021 जो है वो कई सालों के बाद, तकरीबन 6 साल के बाद सबसे ज्यादा खूनी साल रहा था पाकिस्तान में। 2022 के अंदर भी फिर उन वाकयात में बतदरीज इजाफा होता रहा। इमरान खान साहब का जो आखिरी पूरा साल था 2021 का, पाकिस्तान में कुछ 300 से ज्यादा दहशतगर्दी के वाकयात हुए थे, जिसमें से 5 जो हैं वो खुदकुश हमले थे। उसी में फरवरी 2021 में वो हमला भी शामिल था जिसमें पेशावर के अंदर किस्सा खानी बाजार में एक फरवरी 2022 में, माफ कीजिएगा, जिसमें पेशावर किस्सा खानी बाजार में एक इमाम बारगाह को निशाना बनाया गया था और 93 लोगों की जान गई थी। तो जब इस किस्म का डेटा मौजूद है, इनके अपने जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे मुईद यूसुफ साहब, उन्होंने इनकी हुकूमत जाने से पहले बाकायदा अक़वाम मुत्तहिदा को अप्रोच किया, सिक्योरिटी काउंसिल से कहा कि जी ये जो नई हुकूमत तालिबान की आई है, ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रही है, आप इंटरवीन करें और इनसे हमारी जान छुड़ाएं। ये जो खान साहब ये कहते हैं कि जी हमारी हुकूमत के दौरान इस तरह से कुछ नहीं हुआ, एक तो ये वैसे ही कॉन्ट्रेरी है फैक्ट्स के। दूसरी बात यह है कि जो थोड़ा बहुत फर्क था भी, वो फर्क ये था कि अशरफ गनी की हुकूमत, जिसे खान साहब ये कहा करते थे कि जी ये एंटी पाकिस्तान है और ये बड़ा हमारे खिलाफ काम कर रही है, उन्होंने तालिबान को जेलों में डाला हुआ था। जिस अमेरिका को खान साहब ये कहते हैं कि जी ये एब्सोल्युटली नॉट, हमने इनको कहा हुआ था और इस वजह से मेरे साथ ये सारा कुछ हुआ, वो अमेरिका वहां मौजूद था, ड्रोन हमले कर रहा था और उनको कंटेन किया हुआ था उस अमेरिका ने। उसके जाने के बाद जो है वो सारा कुछ ओपन हो गया है, आपकी पसंदीदा हुकूमत वहां आ गई है, जिसके बाद आप ये कहते थे कि अब हमारा बॉर्डर सिक्योर हो जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। उनके दफ्तर आप खुलवाना चाहते थे पाकिस्तान के अंदर, और अब जब वो आजाद हो गए हैं तो वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आपकी हुकूमत ने 100 से ज्यादा जो है वो तालिबान दहशतगर्दों को जेलों से रिहा किया, और अब जिनको आप इंटेग्रेट करना चाहते थे सोसाइटी के अंदर, वो अब आपसे बदले ले रहे हैं उस चीज के। तो ये जो कोशिश है कि इसको पिन किया जाए मौजूदा हुकूमत पर, ये मेरा ख्याल है कामयाब नहीं होगी। जो ग्राउंड सिचुएशन है, जो डेटा है, वो पूरी तरह इमरान खान साहब को और उनकी हुकूमत को मोरद इल्जाम ठहराता है उन तमाम हालात का जो हम आज देख रहे हैं। जी नाज़रीन, हम आपको 21 और 22 की जो है कुछ चीज़ें मोटी-मोटी जो हैं वो बताते चलें कि जो ग्रेनेड के वाक़यात हुए थे 21 में वो 91 थे, आईईडी के 97 वाक़यात थे, फायरिंग के तकरीबन 378 वाक़यात हुए हैं और सुसाइड बमिंग ये 2022 की बात है कि 14 सुसाइड बमिंग हुई हैं। रॉकेट के 16 वाक़यात हुए हैं। 21 में भी जो है वो ग्रेनेड के 38 हुए थे, आईईडी जो है वो 99 हुए थे और एंगेजमेंट जो है मुख्तलिफ टेररिस्ट एंगेजमेंट जो है वो 47 21 में 2021 में हुए थे। ये मोटे-मोटे वो वाक़यात हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 21 और 22 में क्या कुछ केपीके में हो गया था, लेकिन क्योंकि सब हम एक पेज पे थे, इसलिए शायद हम उस तरीके से उस पे बात नहीं कर पाए। इमरान खान पे बात हो रही थी, वह सलीम साहब, तो मुझे ये बता दें चलें कि अब जेल भरो तहरीक शुरू हो गई है और जो हमारे सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, जो कि पूरी दुनिया में अपने आप को अक्ल कुल समझते हैं और वो पाकिस्तानियों को आजकल ये दर्द दे रहे हैं कि आप लोग जब भी इमरान खान जेल भरो तहरीक करें, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर जाइएगा जेल में और जेल के अंदर थोड़ा-सा आराम की ज़िंदगी बसर कीजिएगा। वहाँ पे ना फ़ोन होगा, ना इंटरनेट होगा, ना ट्विटर होगा। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, इस पर मेरे 2-3 सवाल हैं। पहली बात तो ये है कि खान साहब को ज़ाहिर है कि आर्ट आता है कि वो हर महीने कोई ना कोई नया शोशा छोड़ते हैं, खबर बनती है, उनके हामी जो है वो उसको लेके सोशल मीडिया पर ढंढोरा पीटना शुरू हो जाते हैं। ये जो जेल भरो तहरीक का हमारे यहाँ सिलसिला शुरू हुआ है, ये पार्टीशन से पहले जाता है ब्रिटिश राज तक, जब 1922 में इसी तरह के सेडिशन चार्जेस के ऊपर महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हुई और फिर जेल भरो तहरीक का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन उसमें महात्मा गांधी की गिरफ्तारी सबसे पहले हुई
हमारे यहाँ तो इमरान खान साहब जो हैं, उनके हर दूसरे दिन हम देखते हैं कि वो पुकार शुरू हो जाती है कि जी कारकुन कभी बनी गाला पहुंचे और कभी जबान पार्क पहुंचे, ताकि खान साहब को गिरफ्तार ना किया जा सके। यानी वो खुद ये चाहते हैं कि उन्हें कोई हाथ ना लगाए, लेकिन उनके कारकुन जो है वो जाकर जेल बने। तो ये किस तरह की कॉन्ट्रडिक्शन है कि आप खुद वो मिसाल कायम करने के लिए तैयार नहीं है जो आप अपने फॉलोअर्स से एक्सपेक्ट करते हैं। दूसरी बात ये कि जेल जो है वो कोई पिकनिक स्पॉट तो है नहीं जहां आप घूमते फिरते जाएंगे और 2-3 रातें गुजार के आ जाएंगे। उसके लिए कोई मुकदमा दर्ज होता है, कोई चालान पेश होता है, कोई वजह होनी चाहिए जिसकी वजह से लोग आपको गिरफ्तार करें, पुलिस आपको गिरफ्तार करे। तो क्या आप वो वजह पेश करेंगे? क्या आप किसी पुलिस वाले को थप्पड़ मारेंगे, किसी का सर फाड़ेंगे, कोई और क्राइम करेंगे जाके, जिसके बाद वो आपको जेल में लेकर जाएंगे और आपकी ख्वाहिश पूरी करेंगे? तो फिर ख्वाहिश शायद इस तरह से पूरी तो हो जाए, लेकिन फिर वो खान साहब का जो ख्याल है कि जी ये बड़ा पुरअमन होगा, तो ये पुरअमन तो नहीं रहेगा। और फिर अगर कोई मुकदमा दर्ज हो गया तो वो तो अपने मंतकी अंजाम तक जाएगा। वो फिर ये नहीं होगा कि आपका जब दिल करेगा आप जेल से बाहर आ सकेंगे। फिर जो लोग आपके जेलों में गए हैं, जिन पे मुकदमा चल रहे हैं, चाहे वो शहबाज गिल हों या शेख रशीद हों या आजम सवाती हों या कोई और हों, वो तो वहां पे माफिया तलाफियां करते फिर रहे हैं और रोते फिर रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि जी वापस किसी तरह से उनकी जान छूटे जेल से। ये वो हैं जो लीडर होने के दावेदार हैं। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ कि इस तरह के सियासी मुकदमात को या इस किस्म की हरकतों को, मैं सिर्फ तर्ज अमल की बात कर रहा हूँ। लेकिन खान साहब का ये ख्याल है कि अब लोग जौक दर जौक जो है वो अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे और जेलें भरना शुरू हो जाएंगे। मैं तो इसे कोई संजीदा बयान भी नहीं समझता, संजीदा कोशिश भी नहीं समझता। ये एक तरह से इमरान खान साहब की डेस्परेशन का इजहार है, जो वो कहते हैं बार बार के जी मुझे इलेक्शन की तारीख नहीं मिल रही। अगर बाकी तरीकों से नहीं मिली, धरने करके देख लिए, जलसे करके देख लिए, लॉन्ग मार्चेस करके देख लिए, तो इस तरीके से अब कहाँ मिलने वाली है उनको। सो बस इसको जो है वो एक और शोशे के तौर पर ही मैं देखता हूँ। इससे ज्यादा मेरा ख्याल है इसकी कोई अहमियत नहीं। अच्छा, हम सोशल मीडिया को देखते हैं कि यहाँ पर बड़ी-बड़ी बातें होती हैं, बाकायदा प्लान किया जाता है कि जनाब हम पूरी दुनिया में छोटे-छोटे मुज़ाहरे करेंगे, बड़े-बड़े मुज़ाहरे करेंगे और उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर जो है ना, फिर जो है अगर कोई गड़बड़ होती है तो दुनिया को हम जो है वो ये बताने पर राज़ी कर लेंगे कि हम सही थे। देखें जी, हमने तो पूरी दुनिया में एहतजाज किया था, कुछ नहीं हुआ, तो अब लोग जो हैं वो हुकूमत के खिलाफ निकल आए हैं। तो ट्विटर पे, स्पेसेस पे बैठ के ये सारी प्लानिंग कौन करते हैं? ओवरसीज़ पाकिस्तानी। लेकिन जब हम बैठ जाते हैं, फिज़िकली उनको देखते हैं, उनके जलसों-जुलूसों में देखते हैं कि न्यूयॉर्क के जलसे में टाइम स्क्वायर पे किया कि जी हज़ारों के करीब लोग जो हैं, वहाँ पर हर वक़्त 24 आवर मौजूद होते हैं। तो शायद लोगों को ये लगे कि जनाब कि इस वक़्त जो है टाइम स्क्वायर पे हज़ारों लोग जो हैं जमा हुए। मैं फवाद चौधरी के उस पे देख रहा था कि उन्होंने शुक्रिया अदा किया टाइम स्क्वायर वालों पे कि उनकी आज़ादी के लिए जो है इन्होंने प्रोटेस्ट किया। लेकिन जब हम फील्ड में जाके देखा और आपको ये वीडियो भी दिखा रहे हैं, आप देख लें कि इसमें 20-25 अगर वर्जीनिया और मैरीलैंड से लोग नहीं गए होते, तो वहाँ पे शायद 20 लोग खड़े होते। इसी तरह टोरंटो में हुआ, शिकागो में आप देख लें 20, 25, 30 लोग, 40 लोग जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं। सैन डिएगो में हुआ। तो ये जो एक परसेप्शन है कि जी पूरा ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो इमरान खान के बिहाइंड शाना बशाना खड़ा है, उसे कहाँ देखते हैं आप? देखिए, ये तो एक हकीकत है, मतलब उसका कोई हार्ड डेटा उस तरह से नहीं है, लेकिन मतलब हमें भी ये नजर आता है कि अक्सरियत जो है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की, वो इमरान खान को सपोर्ट करती है। उसमें जो है वो उनको फंडिंग भी आती है वहां से, वो वोट भी शायद उनको देने के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या वो उस हद तक जाने को तैयार हैं जहां वो अपना कामकाज छोड़कर जो है वो इस तरह के मुजाहरे करने शुरू हो जाएं? ये जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं ना, कीबोर्ड एक्टिविज्म बड़ा आसान होता है। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब का भी एक बड़ा पुराना वो है एक स्टेटमेंट के, लोग मुझे कहा करते थे जब 99 में कू हुआ कि उससे पहले कि जी मियां साहब कड़ाके कट दो। और जब मैंने कड़ाके कट दिए, जब मैंने वो सारा कुछ कर लिया और पीछे मुड़ के देखा तो कोई मेरे साथ नहीं खड़ा था। इसी तरह ये सारे लोग जो हैं, ये खान साहब के कीबोर्ड वॉरियर हैं, सोशल मीडिया एक्टिविज्म कर रहे हैं। इनका ये ख्याल है कि ट्वीट करके या
ट्विटर पर, फेसबुक पर बैठकर वहां अपनी भड़ास निकाल देना जो है उससे इनका फर्ज अदा हो गया है। लेकिन ये अपने कारोबार पर, अपने कामकाज पर, अपनी नौकरियों पर ज़ाहिर है समझौता नहीं करेंगे। फिर एक और टेंडेंसी जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों में है, ये ज्यादातर खौफजदा रहते हैं इस बात से कि हम कोई ऐसी चीज ना करें जिससे इन मुल्कों के अंदर रहते हुए हमारे ऊपर जो है वो कोई क्रैकडाउन हो, कोई हमारे ऊपर अब जो है वो आंच आए। वो भी ये नहीं करेंगे। और सबसे ज्यादा मेरा ख्याल है कि इनको ये फैसला कर लेना चाहिए कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि जी पूरी दुनिया इमरान खान साहब के खिलाफ है, और उस दुनिया ने, खास तौर पर मगरबी दुनिया ने साजिश करके जो है वो इमरान खान साहब को इकतदार से बाहर निकाला है। दूसरी तरफ ये उन्हीं से मुजाहरा करके ये चाह रहे हैं कि जी वो खान साहब को वापस इकतदार में लेकर आएंगे और हम उनको मजबूर कर देंगे। भाई आपका नंबर कितना है? यही वो लोग हैं जो ये कहा करते थे कि जो बाइडेन ने बड़ी साजिश की है इमरान खान के खिलाफ, अब हम जो बाइडेन को वोट नहीं देंगे और हम ट्रंप को वापस लेकर आएंगे। आपने देखा कि मिड टर्म इलेक्शंस में क्या हुआ अमेरिका के अंदर, कि जो बाइडेन की पार्टी ना सिर्फ दोबारा जीत गई बल्कि ट्रंप के जितने हामी थे वो उनकी अक्सरियत हार गई। सो आपको जो है वो अपना वेट पहचानना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ठीक है, आप इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, आप उनको वोट देना चाहते हैं, आप उनको फंडिंग करना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन वो अंग्रेजी में एक मुहावरा है कि पंचिंग अबव योर वेट, कि आप बढ़ बढ़ के छलांगे मार के अगर आसमान को छूने की कोशिश करेंगे और वो दावे करने की कोशिश करेंगे जो शायद आपका जिनको शायद आप यकीनी नहीं बना सकते, तो फिर आप इसी तरह मजाक का निशाना बनते रहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इसका तजिज़िया दे दिया है। आखिरी सवाल अभी सलीम साहब, आप खुद भी जर्नलिज़्म पढ़ाते हैं, लोगों के साथ जो है आपका ताल्लुक इंटरनेशनल मीडिया पर बड़ी नज़र है। सोशल मीडिया जो न्यूज़ है वो एक डिफरेंट तरीके की तरफ काम करती है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अब डिफरेंट तरीके से काम करता है। आपका क्या ख़्याल है, आने वाला दिन जो है वो सिर्फ़ सोशल मीडिया पे ही रह जाएगा, या मेन स्ट्रीम का अपना एक असर ज़रूर है और वो रहेगा? क्या कहेंगे इस पे? नहीं, देखिए, ये डिबेट पूरी दुनिया में हो रही है। पहली बात तो ये कि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ये खत्म नहीं हुआ दुनिया में कहीं भी, उसकी नेचर शायद ज़रूर बदल गई है। अब यहाँ अमेरिका के अंदर जो सर्वेज़ होते हैं हर साल, उसके अंदर मैं अब इवन अपने स्टूडेंट्स से ये सवाल करता हूँ जब मैं उन सर्वेज़ को देखता हूँ कि खबर की एपेटाइट तो बहरहाल मौजूद है। वो खबर प्रोड्यूस किस तरह से हो रही है और वो शेयर किस तरह से हो रही है, वो देखी किस तरह से जा रही है, उसके तरीके ज़रूर बदल गए हैं। अब आप अपने घर में बैठकर लाउंज के अंदर एक बड़े टीवी सेट पर शायद खबरनामे का इंतज़ार नहीं करते एक खास वक़्त पर। वो आप अपने सोशल मीडिया फीड पर देख लेते हैं, अपने मोबाइल पर देख लेते हैं, आप कहीं न कहीं हरकत कर रहे होते हैं, लेकिन वो खबर यही मेन स्ट्रीम इदारे मोस्टली प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जिनको जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इन पर शेयर किया जा रहा होता है। अच्छा, उस खबर को लोगों के लिए दिलचस्प बनाने के तरीके बदल गए हैं, उसमें यूज़र एंगेजमेंट ज़्यादा आ गई है, वीडियो एलिमेंट ज़्यादा आ गया है, उसमें ग्राफ़िक्स का एलिमेंट ज़्यादा आ गया है, लेकिन वो खबर जो है वो बहरहाल अपनी जगह मौजूद है। हमने न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे इदारे को देखा है कि उसने अपनी वेबसाइट पर जो है वो यूज़र एंगेजमेंट, कमेंट्स, वीडियोज़ और इस किस्म की चीज़ें जो हैं, वो ज़्यादा शुरू कर दी हैं। सो इन पुराने इदारों को भी थोड़ा-सा अपनी स्ट्रैटेजी बदलने की ज़रूरत पड़ी है। पाकिस्तान में हमने देखा है कि अब सोशल मीडिया अवेयरनेस जो है वो निस्बतन बढ़ रही है, और जो हमारे पुराने इदारे हैं वो भी एक मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, और सोशल मीडिया पर भी उनका फोकस जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता होना शुरू हो गया है। लेकिन स्पेसिफिकली पाकिस्तान में क्या सोशल मीडिया की वजह से मेन स्ट्रीम मीडिया की अहमियत खत्म हो जाएगी? मैं ये नहीं समझता, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि हम एक ऐसा मुल्क हैं जो 62% रूरल है। 62% हमारी जो है वो रेशो है लिटरेसी की, और लिटरेसी में भी हम जो है वो अ, हमारे काफ़ी जो आलमी इदारे हैं वो डिस्प्यूट करते हैं हमारे नंबर्स को, क्योंकि हम कोई शख्स जो आम अपना नाम भी लिख सकता है उसको लिटरेट तस्वुर कर लेते हैं।
लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो शख्स अखबार पढ़ सके या उस तरह से जो है वो किताब पढ़ सके या कोई चीज़ों को जान सके। उनके लिए ज़ाहिर है कि विजुअल जो एलिमेंट है उसकी बड़ी अहमियत होती है। इसीलिए हमारे यहाँ टीवी जो है वो एकदम पॉपुलर हो गया था, क्योंकि उसके लिए आपको उस तरह से लिटरेसी की ज़रूरत नहीं है। ये जो सोशल मीडिया का एलिमेंट है, ये भी एक लिटरेट मीडियम है कि आपको आपके पास स्मार्टफ़ोन होना चाहिए, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, आपको जो है वो लिखना-पढ़ना आना चाहिए, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो डिजिटल डिवाइड है पाकिस्तान में, ये बहुत प्रोफाउंड है। ये सोशल मीडिया का फिनोमेना अभी भी ज़्यादातर अर्बन है। अब आप देखें ना कि ट्विटर फॉर इंस्टेंस, अगर आप ट्विटर का डेटा देखें ऑफिशियल, तो 1.5% जो इंटरनेट यूजर्स हैं टोटल, उनका 1.5% लोग ट्विटर इस्तेमाल करते हैं। और हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि ट्विटर जो है वो शायद पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उसका बहुत ज्यादा हो गया और लोग उसको देख के अपने फैसले करते हैं। वो फिनोमेना काफी हद तक मिसअंडरस्टूड है। सो मैं नहीं समझता कि ये जो हमारे यहाँ ये ख्याल है कि इसकी वजह से मेन स्ट्रीम मीडिया खत्म हो जाएगा। हमारे डायनामिक्स मुख्तलिफ हैं। अगर ये पूरी दुनिया में खत्म नहीं हुआ तो हमारे यहाँ भी उस तरह से खत्म नहीं होगा। ये नए मीडियम्स पैरेलल एग्जिस्ट करते रहेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच आपका अवैस सलीम साहब। आखिर में नाज़रीन ये बताता चलूँ कि जब मैं एक सर्वे कर रहा था, बल्कि सर्वे देख रहा था कि इंटरनेट पे जिनके 8 मिलियन, 10 मिलियन, 50 मिलियन जैसे यूट्यूब पर है, तो अब एक और दफ़ा जो है वो अपने आप को रिव्यू कर रहे हैं तमाम इंटरनेट जो आउटलेट्स हैं, कि जो फेक अकाउंट्स हैं, जो फेक फॉलोइंग है। अब जैसे एक अकाउंट है, इसमें 30 मिलियन लोग हैं, लेकिन उसमें जो लोगों के देखने की तादाद है अकॉर्डिंग टू सर्वे वो बहुत कम है। लेकिन अगर किसी के 30,000 हैं, तो एज़ कंपेयर टू 30 मिलियन उसके जो व्यूअरशिप है वो ज़्यादा है। तो ये भी सर्वे हो रहे हैं, एक बड़ा टिपिकल सब्जेक्ट है। इस पे किसी दिन अवैस सलीम साहब से इसी पे प्रोग्राम करेंगे, ताकि आप लोगों को भी पता चले और मुझे भी पता चले कि हम सोशल मीडिया पर कहाँ पर इस वक़्त खड़े हैं। देखते रहिए कैपिटल टीवी वाशिंगटन। आसिम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। शुक्रिया। Washington Night Show with Asim Siddiqui. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.